हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग। पहला काम मैं आज खत्म कर रहा हूँ। ये सैलरी का अपना आधा रिवीजन बाकी चल रहा था, तो एक बार पहले उसको फ्री कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज। तो ये पार्ट टू है रिवीजन का, सैलरी। और पार्ट वन में मैंने अलाउंसेस और रिटायरमेंट की चीज़ें खत्म करा दी थी। नाउ थर्ड टॉपिक याद है आपको अच्छी तरह से? इसमें सबसे मेन इनकम जो होती थी उसका नाम था परक्यूसिट्स। जब मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो मुझे तरह तरह की सुविधाएं मिलती, और उस सुविधा पे कैसे टैक्स लगता है वो इसकी कैटेगरी थी। इस कमाई का नाम है परक्यूसिट्स। तो रिपीट करते हैं, सबसे पहली फैसिलिटीज जिसके टैक्सेबिलिटी बताई थी उसका नाम था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का नियम बहुत ही इजी था। आपका क्या टैक्स में होगा ये डिपेंड करेगा कि इलाज कहाँ हो रहा है। अगर इलाज अगर इलाज एम्प्लॉयर अपने अस्पताल में कराता है तो सुविधा पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर वो इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराता है तो भी एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है तो फुल्ली टैक्सेबल। स्पेसिफाइड डिजीज का इलाज एम्प्लॉयर कराता है अप्रूव्ड हॉस्पिटल में तो सुविधा एग्जेम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता है एम्प्लॉयर तो भी एग्जेम्प्ट है। अब्रॉड ट्रीटमेंट करवाता है तो इन दैट केस तीन ऑप्शंस दिए थे मैंने, जल्दी जल्दी से सुनते जाइए। जब अब्रॉड ट्रीटमेंट होगा तो तीन बातें होगी। एक तो पेशेंट और वन अटेंडेंट के स्टे का खर्चा, पेशेंट का ट्रीटमेंट, और एक है पेशेंट और एक अटेंडेंट के ट्रेवलिंग का खर्चा। तीनों का अलग अलग इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट है। अगर मेरा एम्प्लॉयर पेशेंट और अटेंडेंट के स्टे पे खर्चा कर रहा है तो ट्रीटमेंट होगा, बोलिए क्या, एग्जेम्प्ट है आरबीआई की लिमिट तक। ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेम्प्ट है आरबीआई की लिमिट तक। और आपका जो ट्रेवलिंग वाला खर्चा है वो पूरा एग्जेम्प्ट है अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है, और 2 लाख से ज्यादा है तो पूरे क्या हो जाएगा, टैक्स। आगे बढ़े थे। इस सुविधा के लिए फैमिली में मुझे जोड़ना है स्पाउस और चिल्ड्रन और पेरेंट ब्रदर सिस्टर, जो मेरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। उनको मैं अपनी फैमिली में काउंट करूंगा। आगे बढ़े। अगली सुविधा लीव ट्रेवल कंसेशन। मेरा एम्प्लॉयर अगर इंडिया में मुझे छुट्टी मनाने कहीं भेजता है अपने परिवार के साथ तो उस सुविधा को लीव ट्रेवल कंसेशन कहते हैं, और उसका ट्रीटमेंट है 10(5) में। एग्जामेशन मिलेगी इस सुविधा पे। एग्जामेशन डिपेंड करेगी कि जर्नी मैंने बाय एयर करी है, अदर देन एयर करी। अगर मैंने जर्नी बाय एयर करी है तो एग्जामेशन इकोनॉमी क्लास जितना भाड़ा, अदर देन एयर करी तो फिर अब याद होगा, बोलते जाओ ना थोड़ा थोड़ा। तो वहां पे रेल जाती है या नहीं जाती है देखना है। रेल जाती है तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर, नहीं जाती है तो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है तो डिलक्स क्लास, नहीं है तो कंपेरेबल रूट का फर्स्ट क्लास का रेल का भाड़ा अमाउंट एग्जाम का लिमिट है। इसमें मेन चीज अब आती थी वो ध्यान से सुनिए। इस सुविधा के लिए भी फैमिली में वही लोग आएंगे जो मेडिकल में आते थे, बस यहाँ पे बच्चों का खेल था। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। अगर 11098 के बाद, हाँ, 11098 के बाद के दो ही चिल्ड्रन को फैमिली में काउंट करना है, बाकी बच्चों को फैमिली से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब इस एग्जामेशन को निकालते वक्त। 11098 के पहले के सारे बच्चे परिवार में हैं। 11098 के बाद अगर सिंगल बर्थ के बाद मल्टीपल बर्थ हुआ है तो उसको सिंगल मानना है। तो ये आपका वो सीन था। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अपन ने करे भी थे। आगे, डिफॉल्ट रेजिम में जब मैं रहूंगा तो ये एग्जामेशन नहीं मिलने वाली। आगे बढ़ते थे। अगर छुट्टी मनाने जाता हूँ, ट्रैवलिंग पे खर्चा बॉस करता है तब तो एलटीसी का नियम लग जाएगा। पर अगर मेरा एम्प्लॉयर किस पे खर्चा करता है, स्टे और ट्यूरिंग पे, तो वो खर्चा पूरी तरह से क्या होने वाला है बताइए, टैक्सेबल। और वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, उसकी वैल्यू होगी अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय। अकोमोडेशन फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट परक्यूसिट। मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे रहने के लिए कोई मकान की सुविधा देता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिपेंड करेगा मैं सरकारी कर्मचारी हूं कि नॉन सरकारी कर्मचारी हूं। सरकारी कर्मचारी हूं तो वैल्यू इज इक्वल टू लाइसेंस फी डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट, और अगर मैं गैर सरकारी कर्मचारी हूं तो फिर वैल्यू ऑफ परक्यूसिट डिपेंड करेगा ओन्ड वाला मकान है कि किराए पे लेके दिया है। ओन्ड वाला है तो पॉपुलेशन देखने का था,
पॉपुलेशन ऑफ द सिटी अगर कितने तक की है, 15 लाख या उससे कम है तो वैल्यू ऑफ रिक्विजिट सैलरी का 5% है। 15 लाख से 40 लाख तक है तो सैलरी का 7.5, और 40 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का 10। अगर यही सुविधा मुझको रेंटेड वाली दे रखी है तो वैल्यू ऑफ रिक्विजिट होगी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। होटल में सुविधा दी गई है तो वैल्यू इज इक्वल टू रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सैलरी के अंदर क्या क्या आता था भाई, बहुत चीजें आती थी, बेसिक पे, डीए, कंडीशनल, कमीशन, बोनस, और सबसे बड़ी बात सारे अदर अलाउंसेस भी जोड़ने हैं, पर उनका कौन सा वाला, टैक्सेबल। अगर ये सुविधा फर्निश्ड है तो वैल्यू ऑफ रिक्विजिट होगी अनफर्निश्ड की वैल्यू प्लस फर्नीचर की वैल्यू। अनफर्निश्ड की वैल्यू उपरोक्त नियम से निकाल लेना, फर्नीचर की वैल्यू वही ओन्ड वाला है या रेंटेड वाला है। ओन्ड वाला है तो बोल दो कॉस्ट का 10%, और अगर रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। फर्नीचर के यूज की वैल्यू है, उसको अकोमोडेशन की यूज की वैल्यू में जोड़ के आंसर आ जाएगा। एग्जाम्शन 2 है, सबको याद होगा। होटल में अगर 15 दिन तक का स्टे मिलता है ट्रांसफर के कारण तो एग्जेम्प्ट है, और डबल अकोमोडेशन ट्रांसफर के कारण अगर सुविधा मिलती है तो 90 दिन तक एक ही एग्जाम्शन, एक एग्जेम्प्ट है, और 90 दिन बाद होने क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। आगे आ जाइए। एक मैंने नोट लिखवाया था कि कोई भी सुविधा अगर कंसेशनल होती है तो कैसे पता चलता है कंसेशनल है सुविधा। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई फैसिलिटी दे और उसके लिए मेरे से बदले में कोई अमाउंट चार्ज करे तो वो कंसेशनल है। ऑब्वियसली वो अमाउंट चार्ज नॉर्मल अमाउंट से क्या होना चाहिए, कम। तो कंसेशनल फैसिलिटी की वैल्यू निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, फ्री की वैल्यू निकाल लो, अरे बोलो ना, उसमें से जितना रुपया मैंने पे करा वो वापस से क्या कर दिया जाएगा, लेस। अगली सुविधा इंटरेस्ट फ्री लोन। इस सुविधा की वैल्यू बड़ी इजी थी, बोल दीजिए क्या होती थी। इंटरेस्ट फ्री लोन सुविधा की वैल्यू, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है आपको, और इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करनी है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कौन से दिन की रेट चाहिए, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ पीयूए। तो जो भी अमाउंट ऑफ लोन है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा, वो मेरा वैल्यू ऑफ रिक्विजिट है। अगर बाई चांस मैं लोन किस्तों में रीपे कर रहा हूँ तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बोलो अब क्या करना है, जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे करना है, जिसका मतलब होता है हर महीने के एंड में कितना पैसा बाकी। क्या मतलब होता है बताइए। याद है वो क्वेश्चन करा था शायद, 6 लाख रुपए साल की शुरुआत में बाकी थे, फिर 12,000 की किस्तें थी तो 588, याद है मेरे को क्वेश्चन अपन ने किया हुआ था। एग्जाम्शन 2 है, अगर लोन छोटा मोटा है दैट इज एग्रीगेट में कितने रुपए तक का, तो कोई टैक्स नहीं देना है सुविधा के ऊपर। और अगर ये लोन मुझे प्रिस्क्राइब डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मिला है तो भी ये सुविधा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। खाने की सुविधा की बात आपको, ये तो खाना तो याद ही होगा आपको, खाने की सुविधा की वैल्यू होती है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, और एग्जाम्शन इसकी 2 है। ऑफिस आवर में खाने की सुविधा मिलती है तो एग्जेम्प्ट है 50 पर मील, और ऑफिस आवर का चाय नाश्ता पूरा ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। खाना और चाय नाश्ता दोनों ऑफिस आवर के दौरान होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ मील नहीं दे रखी है तो फिर साल की 300 मील पकड़नी है। और एक और याद है क्वेश्चन अपन ने किया था, जब मैं यूएसए से इंडिया आता था, गेस्ट हाउस में रहता था और खाना मिलता था, तो मैं ये अज्यूम करके बैठा था कि वो ऑफिस आवर के बाद खाया तो पूरे खाना क्या कर देना था, टैक्सेबल। याद है क्वेश्चन करा था अपन ने ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन भी याद रखना, वो भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट ही है। जैसे याद है सीईए और एचईए में उसी क्वेश्चन में था कि विदेश में बच्चा पढ़ रहा था तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। याद आया क्या। गिफ्ट तो याद ही होगा, गिफ्ट की सुविधा एग्जेम्प्ट, वैल्यू तो वही है, एग्जेम्प्ट है 5,000 तक का, अगर एग्रीगेट में गिफ्ट मिलता है तो वो ठीक है, अदरवाइज टैक्सेबल। ठीक है। यूज ऑफ मोबाइल एसेट के लिए वही यूज ऑफ फर्नीचर वाला वैल्यू लगा देना। मतलब क्या है कानून आपका, अगर ओन्ड वाला है तो कॉस्ट का 10%, रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें यूज में एक एग्जाम्शन दी बड़ी, कंप्यूटर लैपटॉप का यूज पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट। ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे अपनी कोई मोबाइल एसेट बेच देता है तो उसे ट्रांसफर कहते हैं, और वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट लिख दूंगा सबसे पहले तो, और माइनस क्या कर दूंगा, डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन होगा वो एसेट के टाइप पे डिपेंड है। पहली कैटेगरी में एसेट का नाम था कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एसेट, दूसरा कार है, तीसरा अदर है। फर्स्ट कैटेगरी की रेट है 50% WDV, सेकंड का रेट है 20% WDV, थर्ड का रेट है 10 SLM। यहाँ पे ध्यान रखना, जो डेप्रीसिएशन में माइनस करूंगा वो केवल कंप्लीटेड ईयर का करूंगा, पार्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दूंगा। टाइम कैसे गिनना है, जिस दिन मेरे बॉस ने वो असेट खरीदी और जिस दिन मुझे वो असेट बेची उसके बीच में जितना टाइम है उतना टाइम का डेप्रीसिएशन लगाना है। नंबर 2 बात,
जब मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर रहा हूँ तो ऑफिस सॉरी होम अप्लायंसेस फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे, टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग वगैरह सब थर्ड कैटेगरी में जाएगी, दैट इज अदर एसेट में डालनी, बताया था इसके बारे में मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड इजी है, वैल्यू पर रिक्विजिट अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर होती है, और एग्जामेशन इसकी थी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है ये कार्ड तो मेरे लिए पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। क्लब की फैसिलिटी भी वही, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर वैल्यू। इसकी एग्जामेशन एक ही काम की थी, वो वाली क्या थी वो, कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर मेरे एम्प्लॉयर ने ले रखी थी और उसके लिए जो इनिशियल फी उसने पे करी है तो वो पूरी तरह से मेरे लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है। इसी तरह से अगर कोई हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब है और उसकी सुविधा मुझे कंपनी की तरफ से दी जा रही है पर वो केवल मेरे को नहीं दी जा रही, यूनिफॉर्मली सबको दी जा रही है, तो वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। अगला ईसॉप, बड़ा काम का था ये। ईसॉप का वैल्यू होता था वैल्यू ऑफ रिक्विजिट। ईसॉप में क्या होता है पता है आपको, मेरे को मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे कंपनी शेयर दे देती है, तो जितना रुपया मेरा फायदा होता है वो मेरे लिए सैलरी एट की कप के रूप में टैक्सेबल होता है। तो वैल्यू इज इक्वल टू होती थी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देखनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, और माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यहाँ पे नोट कर लेना फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन की यूज करनी है, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जैसे अभी सपोज करिए कि मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ, आज मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ और कंपनी मुझे कहती है कि अगर 5 साल काम करेगा तो तेरे को हम ईसॉप में शेयर दे देंगे सस्ते। तो इसका मतलब है कि आज मुझे वीस्ट हो गया ऑप्शन, वीस्टिंग लैंग्वेज पे ध्यान देना, आज मुझे ऑप्शन वीस्ट हुआ है, पर मैं एक्सरसाइज कब कर सकता हूँ, आफ्टर 5 ईयर। तो जिस दिन मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा मैं उस दिन की एफएमवी दे दूंगा, आज की नहीं देखूंगा। क्या बात समझ में आ गई आपको। और फेयर मार्केट वैल्यू 99% क्वेश्चन में गिवन आती थी, पर नहीं गिवन आए तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता रखा था। इसमें दो बातें थी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज और ये जो इक्विटी शेयर अनलिस्टेड वाले हैं जो भी है, इनकी तो वैल्यू वो मर्चेंट बैंकर निकाल देता था। हम क्या निकालते थे, वैल्यू किसकी थी, लिस्टेड इक्विटी शेयर की। तो उसका ध्यान होगा आपको, लिस्टेड इक्विटी शेयर की एफएमवी जब मैं निकालूंगा तो पहले ये देखूंगा एक एक्सचेंज में लिस्ट है कि एक से ज्यादा में लिस्ट है। यार याद होगा ना यार, तो इधर देखो सब जने, फिर बोलो मेरे साथ साथ बिना देखे। अगर एक एक्सचेंज में लिस्ट है तो ट्रेडिंग हुई किस दिन, एफएमवी वो एक्सरसाइज कर लेना, ट्रेडिंग हुई तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो इमीडिएटिंग प्रीसीडिंग का क्लोजिंग प्राइस। एक से ज्यादा में लिस्ट है तो एक को चुनना है, कौन सा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। फिर वही तरीका जो फॉर्मूला आपका लगने वाला। आगे चलते हैं। फिर कुछ सुविधाएं थी जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, टोटल 5 सुविधाएं थी इसके अंदर। पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब बताया था मैंने, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब क्या होता है भाई बोल दो, जो एम्प्लॉय कंपनी के डायरेक्टर है। दूसरा, जिन एम्प्लॉय के पास कंपनी के 20% या मोर वोटिंग पावर वाले शेयर है इक्विटी के। और तीसरे में आके गोबर हो जाता था, याद है आपको अच्छी तरह से। ऐसे सभी एम्प्लॉय जो फर्स्ट सेकंड में नहीं आते वो स्पेसिफाइड है अगर उनकी सैलरी हेड की टैक्सेबल इनकम मॉनेटरी तरीके से 50,000 से क्या हो जाती है, ज्यादा। तो आपको पता है इंपैक्ट कुछ पड़ता नहीं था, फिर याद होगा आपको। इनकी पहली सुविधा टैक्सेबल मैंने बताई थी, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, और इसकी वैल्यू बहुत ईजी थी, या तो कंपनी बाहर से खरीद के मुझे देगी या खुद के सोर्सेज से देगी। अगर बाहर से खरीद के देती है तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और खुद के सोर्सेज से देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अगला केस, सर्वेंट फैसिलिटी जो मिलती है, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन जो भी मेरे घर पे काम करने वाले थे, उसकी वैल्यू होगी अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। अगला था फ्री टिकट और कंसेशनल टिकट। याद है जब मैं किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं, जैसे रेलवे में, एयरलाइन में, तो वहां पे अगर मुझे कंपनी की तरफ से या मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री टिकट मिल जाती है यात्रा के लिए, तो उस सुविधा की वैल्यू होती है जितना रुपया जनरल पब्लिक से चार्ज किया जाता। बोलो क्या बोला मैंने, जितना रुपया। पर यह सुविधा एग्जाम्प्ट है अगर मैं कौन सी जगह का एम्प्लॉय हूं, बोल दीजिए, एयरलाइन और रेलवे। तो ये दो जगह तो एग्जाम्प्ट ही है। सबसे मेन कौन सी सुविधा आ जाती थी, मोटर कार, यूज ऑफ ए कार। इसमें कितने केस बताए थे मैंने, टोटल 4 केस थे। मेरे पास टू व्हीलर है, खर्चा बॉस देता है। मेरे पास कार है, खर्चा बॉस देता है। कार भी बॉस देता है, खर्चा भी बॉस देता है। कार बॉस देगा, खर्चा मैं खुद कर लूंगा। याद होगा यार। यार ये तो याद ही हो जाता होगा, एक ही चीज को 10-10 बार सुन लिया बोल लिया तो याद तो हो जाना चाहिए, मतलब फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, याद नहीं कर रहे हो तो आइए सबसे पहले मेरे पास टू व्हीलर है, क्या केस था उसमें, या तो केवल प्राइवेट काम आएगी या दोनों जगह काम आएगी। ऑफिशियल काम आएगी तो वैल्यू 0 है, क्लियर है। केवल प्राइवेट काम आएगी तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर वैल्यू है। दोनों जगह काम आएगी तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस 900 रुपया पर मंथ। आ जाओ सेकंड, गाड़ी मेरी है, खर्चा बॉस देगा। पर्सनल काम आती है तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। दोनों जगह काम आती है तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी तो वैल्यू इज इक्वल टू
अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ, और उधर अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस 2400 रुपया पर मंथ। ठीक है क्या? ड्राइवर अगर दिया है तो 900 रुपया और जोड़ लिया जाएगा। तीसरा केस, गाड़ी भी बॉस की, खर्चा भी बॉस का। तो यहाँ पर पर्सनल यूज में गाड़ी आती है काम, तो दो चीजें करना। गाड़ी भी यूज कर रहा हूं तो गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर ओन्ड है तो। रेंटेड गाड़ी दी है बॉस ने तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और उसमें क्या ऐड कर दूंगा, खर्चे जितने भी बॉस कर रहा है। इसी जगह से दोनों जगह काम आती है तो इनकम फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है। बोलिए अब, छोटी गाड़ी तो इनकम है 1800 पर मंथ, बड़ी गाड़ी है इनकम है 2400 पर मंथ, ड्राइवर दिया तो 900 रुपए और जोड़ लेना। फाइनल केस, गाड़ी बॉस दे देगा, खर्चा मैं उठा लूंगा। इसके अंदर बताइए, पर्सनल यूज आती है तो, पर्सनल यूज आती है तो केवल गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ तो वही वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और किराए पे लेके दिए तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। आगे बढ़ा था मैं, नेक्स्ट आया था केस नंबर 2। दोनों जगह काम आती है तो छोटी गाड़ी की इनकम कांस्टेंट है 600 पर मंथ, और बड़ी गाड़ी की इनकम है 900 पर मंथ, ड्राइवर है तो 900 और जोड़ लेना। इसमें आइए नोट, अगर कोई गाड़ी मुझे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए दी जाती है तो उसे ऑफिशियल पर्पस में यूज मानना है। दूसरा नोट, अगर एक से ज्यादा गाड़ियां मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से दी गई है और मैं सबका उपयोग दोनों जगह कर रहा हूं, घर पे और ऑफिस में, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि मात्र एक गाड़ी को दोनों जगह यूज मान के वैल्यू निकालना, बाकी सारी गाड़ियां एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस की मानकर वैल्यू निकाली जाएगी। आगे बढ़िए, एजुकेशन फैसिलिटी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। जो सुविधा एजुकेशन फैसिलिटी या तो मुझे एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में मिलेगी या किसी और इंस्टीट्यूशन में मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में मिलती है तो वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, और अदर इंस्टीट्यूशन में मिलती है तो दो केस है, या तो मेरा बॉस का पैसा लग रहा होगा, या लग रहा होगा तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर है, नहीं लग रहा होगा तो वही कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वाला जो नियम है। यहाँ पे एग्जाम्पशन को बिल्कुल से इंटरप्रेट करना, वापस सुन लीजिए। अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी मुझे चिल्ड्रंस के लिए मिलती है, मेरे बच्चों के लिए मिलती है, तो ये एग्जेम्प्ट है बशर्ते कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या वैल्यू ऑफ एजुकेशन 1000 पर मंथ से ऊपर आ जाती है तो पूरा टैक्सेबल करना है, ये ध्यान रखना। एक एग्जाम में अभी क्वेश्चन किया था, उस समय वही था, ये वाला था, यही था। एक में तो अलाउंस मिल रहा था, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो अभी डिस्कस कर रहा था मैं। और एक बच्चा शायद फैसिलिटी ले रहा था जिसकी वैल्यू शायद 12,000 रुपए थी। अब 12,000 रुपए बॉस खर्च कर रहा था, 1000 रुपए महीने ही थे वहां पे, पर मैंने टैक्सेबल करा था। उसका रीजन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था, क्योंकि एम्प्लॉयर पैसे खर्च कर रहा है। ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयर पैसा खर्च ना करे। अगर मेरे बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है 500 रुपए महीने के लिए, 500 रुपए महीने की भी मिलती है, पर बॉस पैसा खर्च कर रहा है, तो टैक्सेबल करनी है ऑलवेज। एग्जाम्पशन कब देनी है? फ्री हो, बॉस के पैसे नहीं लग रहे हैं और फिर मुझे मिल रही है वैल्यू, तो फिर वो वैल्यू कॉस्ट अगर 1000 तक आती है तो एग्जम्प्ट हो जाती है। इसके बाद अगर कोई नई सी सुविधा आती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर ही माननी है। एक्सीडेंट पॉलिसी अगर मेरे बॉस ने करवा दी है मेरे लिए तो वो एग्जम्प्ट करनी है। टेलीफोन फैसिलिटी अगर आपको याद हो तो एग्जम्प्ट करनी है। ध्यान है दोनों। और ये सब सुविधाओं में देखो, दो जगह फैमिली वर्ड आता है और बाकी हर जगह क्या वर्ड आता है? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में ये सब लोग आते हैं, क्या क्या नाम थे? स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड सारे डिपेंडेंट्स, ये सब मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के पार्ट हैं। लास्ट कैटेगरी फिर हमारे सामने आती थी टैक्सेबिलिटी ऑफ क्या, ये प्रोविडेंट फंड, ये कल वाली क्लास में देख लेंगे, पूरा कर रहा हूँ।